कक्षा में गुड मॉर्निंग सबको गुड मॉर्निंग कहते हुए शुरू करते हैं आज की अपनी करंट अफेयर्स की हमेशा वाली सुबह 6 वाली क्लास। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़े क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। ऐसे ही लोगों की राय बदलने के लिए हम तुम सब लोग तैयार है। गुड मॉर्निंग कहते हुए चलिए शुरू करते हैं रिवीजन। कल जो हमने पढ़ा था, कल के पिछली वाली क्लास में उसका एक बार रिवीजन हो जाए। अमेरिका द्वारा शुरू किया जा रहा गोल्ड कार्ड कार्यक्रम किसके लिए है? द गोल्ड कार्ड प्रोग्राम लॉन्च बाय द यूएस इज फॉर होम। आपको मिल जाते हैं 15 सेकंड में आपको इसका जवाब बताना है। ऑप्शन ए है गरीब प्रवासी, मध्यम वर्ग के प्रवासी, धनी विदेशी, उपरोक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। ये 5 में से ऑप्शंस आपको बताने हैं। और ये आपका जो वक्त था वो हो गया है खत्म। 15 सेकंड का खत्म हो गया वक्त। और इसका सही आंसर अगर आपने सही पहचाना है तो, और ये आपका आंसर है धनी विदेशी। धनी विदेशी वेल्दी फॉरेनर्स के लिए क्या है आज का ये प्रोग्राम। ये गोल्ड कार्ड कार्यक्रम शुरू हुआ है। उसके बाद चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, who was honored with the CEO of the Year award at the Business Leader of the Year award 2025? Business Leader of the Year award 2025 में CEO of the Year पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? आपके लिए ऑप्शंस है संजीव मेहता, समीर कनोडिया, नारायण मूर्ति। और आपका समय शुरू होता है अब। 10 सेकंड सही, इसके लिए तो 10 सेकंड से ज्यादा सेकंड नहीं चाहिए होगा। संजीव मेहता है, समीर कनोडिया है या नारायण मूर्ति जी है? तो इसका सही सवाल अगर आपने दे दिया होगा, लेकिन 10 सेकंड आपका वक्त खत्म होता है अब। और इसका सही सवाल है, सही जवाब है समीर कनोडिया। समीर कनोडिया इसका सही जवाब आप देख पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रिवीजन कर रहे हैं हम लोग कल की जो हमारी घटनाएं हुई थी उसका। हरियाणा सरकार की हरियाणा गवाह संरक्षण योजना 2025, कौन सी? हरियाणा विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम 2005। ये इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य क्वेश्चन है। और आपको मिलते हैं 15 सेकंड। 15 सेकंड में आपको इसका जवाब बताना है। गरीबों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य सेवा, सड़कों का निर्माण, गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। क्या हो सकता है इसका आंसर? यस आंसर। चलो सब लोग आप आंसर दे रहे हैं। गुड मॉर्निंग। गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, ये अगर आंसर आंसर आपने दिया है तो आपका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रिवीजन कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, विच कंट्री अनाउंस द ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया GTAI इनिशिएटिव टू स्ट्रेंथन सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशन विद इंडिया? हिंदी में पढ़ा जाए तो भारत के साथ स्थायी ऊर्जा समाधानों को मजबूत करने के लिए ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया पहल की घोषणा किस देश ने की है? उस देश का नाम हमें चाहिए। जर्मनी, डेनमार्क या फ्रांस? अब सही सब लोग आंसर दे रहे हैं बढ़िया से। जर्मनी ने की है, डेनमार्क ने की है या फ्रांस ने की है? यस ऑप्शन। और इसका सही आंसर आपने दिया है डेनमार्क, और आंसर इसका है डेनमार्क। वेरी गुड, आगे चलते हैं। ओके अगला क्वेश्चन 5, में अमेरिका का गोल्ड कार्ड कार्यक्रम, ये जबरदस्त कार्यक्रम है, नया हुआ है। अमेरिका का गोल्ड कार्ड कार्यक्रम किस मौजूदा वीजा को प्रतिस्थापित करेगा? प्रतिस्थापित करेगा। द यूएस गोल्ड कार्ड प्रोग्राम विल रिप्लेस विच एग्जिस्टिंग वीजा। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं और आपको समय मिलता है, चलिए 11 सेकंड का समय मैं आपको दे देता हूँ। H1B, EB3 या फिर EB5, कौन सा वीजा ये रिप्लेस हो जाएगा गोल्ड कार्ड से? ABC में से ऑप्शन चुनने थे और आपका समय तो वैसे भी खत्म हो चुका है। और इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर का 5 का ऑप्शन सी, EB5। EB5 नाम का जो वीजा है वो इससे खत्म हो जाएगा और नया कार्ड कौन सा शुरू हो जाएगा? गोल्ड कार्ड। जो इंसान पैसे देकर गोल्ड कार्ड खरीदेगा उसको मिलेगा, यानी ये अमीरों के लिए योजना है। चलिए अंडर विच प्रोग्राम, कौन सा प्रोग्राम? अंडर विच प्रोग्राम डिड बिस्लेरी इंटरनेशनल साइन एन MOU विथ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया? कौन से बिस्लेरी इंटरनेशनल ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ASI के साथ किस कार्यक्रम के तहत समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? आपके पास ऑप्शंस है ABCDE, इनमें से आपको चुनना है। आपका समय शुरू होता है अब। स्वच्छ भारत अभियान, अडॉप्ट हेरिटेज 2.0 या फिर नमामि गंगे कार्यक्रम, इनमें से कौन से ऑप्शन में से आपको सही लगता है उस पर आप टिप करेंगे, कमेंट करेंगे। कमेंट में आंसर टाइप करेंगे। और आपका जो 15 सेकंड का जो वक्त था वैसे खत्म हो चुका है। और इसका सही आंसर, क्या आंसर दिया है आपने? चलिए गुड मॉर्निंग, एक बार मैं देख लेता हूँ आपके आंसर्स।
आपने सबने सही आंसर देने की कोशिश की है एंड सही आंसर इसका है अडॉप्ट अ हेरिटेज 2.0। क्या है? अडॉप्ट अ हेरिटेज याद रखना है और यहाँ पे 2.0 ये है, ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन अगर है तो देख लेते हैं। किस अर्धसैनिक बल के साथ एक बैंक ने विशेष बैंकिंग सेवाएं और वित्तीय लाभ प्रदान करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? कौन से अर्धसैनिक बल के साथ? हमने देखा था वो कौन सी बैंक थी? पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक थी। तो चलिए पंजाब नेशनल बैंक तो हमें पता है, लेकिन कौन से अर्धसैनिक बल के साथ हस्ताक्षर किए हैं? और आपका 15 सेकंड नहीं 10 ही सेकंड का वक्त मिलेगा। यहाँ पे 10 सेकंड आपको समय मिलता है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस मतलब आईटीबीपी, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस है, या फिर सीएसआईएफ है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल है, या फिर सीमा सुरक्षा बल है? क्या होगा आपका आंसर? गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग के साथ बढ़िया से हम चलते हैं आगे और आपका समय तो अभी खत्म होने वाला है। ओके गुड। 3 2 और 1 आपका समय खत्म होता है अब। और ये इसका सही आंसर है भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस। ये इसका सही आंसर है। 7वें का ए आंसर अगर आपने दिया है तो आप सही है। और अब आप मुझे स्कोर बताएंगे, ये 7 में से आपके कितने सही रहे हैं? 7 में से आपके कितने सही रहे ये स्कोर मुझे बताएँगे, और उसी स्कोर के साथ हम अपने आज के दिन को आगे बढ़ाते हैं। इस चलिए अब अगर आप मज़ा ले रहे हो, इसका आप आनंद ले रहे हो और आपको ये क्लास अच्छी लग रही है, तो कृपया इस सेशन को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इस सेशन को जल्दी से लाइक और शेयर कर दें और हम आगे बढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के दिन की शुरुआत टुडेज़ करंट अफेयर्स के साथ। नौसेना एंटीशिप मिसाइल एनएएसएमएसआर किस संगठन द्वारा विकसित की गई है? Which organization has developed the naval air anti-ship missile NASMSR? एंटी शिप है ये। शिप क्या होता है? शिप शिप जहाज जहाज होता है। जहाज के खिलाफ यूज की जाने वाली एंटी शिप मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित की गई है? ये देखिए, ये मिसाइल यहाँ से निकल चुकी है और किसी जहाज पे जाकर पड़ेगी। जहाज पे गिरने के बाद उस जहाज को तबाह किए बिना नहीं रहेगी, जहाज को तबाह कर देने। वेरी गुड। 7 में से 7 किसके? बहुत लोगों के स्कोर आए हैं। गौरी श्रीवास्तव जी 7 में से 7, जूली यादव जी 7 में से 7, बहुत बढ़िया कर रहे हो आप लोग। बढ़िया से आगे बढ़ेंगे। डीआरडीओ, ये आप देख पा रहे हो किसने किसने किया है इसको डेवलप? नौसेना एंटीशिप मिसाइल को डेवलप करने वाली जो संस्था है कौन सी? हमारी डीआरडीओ। डीआरडीओ का लॉन्ग फॉर्म भी कई एग्जाम्स में आज तक पूछा गया है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपने सुना है सही तो आप डीआरडीओ का लॉन्ग फॉर्म कमेंट में टाइप करें। डीआरडीओ का लॉन्ग फॉर्म अगर आपको याद होगा तो टाइप करें। आगे तो हम बढ़ने ही वाले हैं। भारतीय नौसेना, कौन सी सेना? नौसेना। एयरफोर्स कहाँ है? नहीं। मिलिट्री कहाँ है? नहीं। नौसेना कहाँ है? भारतीय नौसेना और डीआरडीओ ने, इन दोनों ने मिलकर चांदीपुर, CHANDIPUR, चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज आईटीआर से नौसेना एंटीशिप मिसाइल इसका है, इसका सफल है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ उड़ाया नहीं है, उसका सफल उड़ान परीक्षण किया है। तो दो चीजें हम यहाँ पे याद रखेंगे, एक भारतीय नौसेना और डीआरडीओ, इन दोनों ने मिलकर। तो सिर्फ डीआरडीओ इसमें शामिल है क्या? नहीं, डीआरडीओ के साथ भारत की नौसेना भी है। इन दोनों ने मिलकर किस चीज का? एनएएसएमएसआर का सफल उड़ान परीक्षण किया है। और याद रहे, ये किस चीज को तबाह करने वाली है? ये शिप को तबाह करने वाली है। शत्रु सेना के जहाजों को, जंगी जहाजों को तबाह करने वाली है। यह अपनी तरह की पहली, ये भी यहाँ पे देखिए, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। कौन सा? ये अपनी तरह की पहली है, पहली भारतीय नौसैनिक एंटी शिप मिसाइल है। तो ये भारत की है। बाहर के देशों से हम मंगाते थे, उनसे दुनिया को तबाह कर सकते थे, ये बात अलग है। लेकिन ये क्या है? भारत की पहली अपनी है नौसैनिक एंटी शिप मिसाइल। ओके, याद रहे, इट इज द फर्स्ट इंडियन नेवल एंटी शिप मिसाइल ऑफ इट्स काइंड, इस तरह की। क्लियर है? ये सारी चीजें यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट वर्ड्स हमने किए, कीवर्ड्स हमारे नौसेना, डीआरडीओ। और ये चांदीपुर को ना भूले, नौसेना को नहीं भूलना है, डीआरडीओ को नहीं भूलना है और चांदीपुर को भी नहीं भूलना है। 3 यहाँ पे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है, ये याद रखना है। याद करके अगली बार जब रिवीजन करेंगे उस क्वेश्चन में आपको आंसर देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, मिसाइल लॉन्च और प्रदर्शन सी किंग हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया गया। देखिए इसको किससे लॉन्च किया गया है? हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया गया है। ये भी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। नहीं तो आपको पता है कि डीआरडीओ और नौसेना ने मिलकर मिसाइल तो लॉन्च किए, लेकिन किस चीज से इसको लॉन्च किया जा सकता है? हमने पहले ही पिक्चर में देखा था। देखिए इसको हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया गया। ये हेलीकॉप्टर इसको कैरी करता है यहाँ पे और लॉन्च कर देता है और जहाज को डुबो देता है।
समुद्र स्कीमिंग मोड में एक छोटे जहाज के लक्ष्य को सफलतापूर्वक नष्ट करके इन्होंने उसका क्या किया, प्रैक्टिकल करके देखा। मैन इन लूप विशेषता को सत्यापित किया गया, जिसे उड़ान के दौरान पुनः लक्ष्यीकरण संभव हुआ। ओके, इसके बाद इन्होंने एक नहीं 2 बार इसका ट्रायल करके देखा और दोनों बार ये सफल हो चुका है। इसका रणनीतिक महत्व क्या है? उड़ान के दौरान लक्ष्य बदलने की क्षमता ने परिचालन लचीलापन बढ़ाया। देखिए, उड़ान के दौरान लक्ष्य बदलने की क्षमता ने परिचालन लचालन बढ़ा दिया है। देखिए, उड़ान के दौरान लक्ष्य बदलने, अब हेलीकॉप्टर उड़ रहा है और उड़ते उड़ते उसको लक्ष्य भी बदलना है तो भी ये बदल सकता है। एक बार फिर से मिसाइल अगर क्या हो गई, मिसाइल फायर हो गई, हमने यहाँ देखिए, यहाँ समझो ये ए जहाज है, यहाँ बी जहाज है, हमने हेलीकॉप्टर से क्या मिसाइल छोड़ दिए, हमने टारगेट ए को बनाया था, लेकिन ए को टारगेट बनाया और हमको ध्यान में आया कि हम ए को नहीं, चलो अभी बी को उड़ाते, तो वो मिसाइल छोड़ी गई, उसका भी रास्ता हम बदल कर ए के बगैर किसको उड़ा सकते हैं, ए को छोड़ के हम बी को उड़ा सकते हैं। इतनी इसमें क्या है, इतनी क्षमता है, तो इसमें परिचालन का लचीलापन बढ़ गया है। छोटे छिपे हुए लक्ष्यों को भेदने की इसकी क्षमता है। परीक्षण के दौरान सभी मिशन उद्देश्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त किया गया। इतनी डेंजर, इतनी सही हमारी जो है मिसाइल हमने लॉन्च कर दी है। रक्षा मंत्री की प्रतिक्रिया यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। किसकी प्रतिक्रिया इंपॉर्टेंट है? अगर मिलिट्री, नेवी और एयरफोर्स हमारी कुछ करती है, कुछ अच्छा काम करती है, तो किसकी प्रतिक्रिया सबसे इंपॉर्टेंट होनी चाहिए? रक्षा मंत्री। कौन है हमारे रक्षा मंत्री? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। नोट किया जाए, हम रोज के लेक्चर में हमारे कोई ना कोई एक मंत्री होती है, तो आज के हमारे मंत्री कौन है? हमारे इंपॉर्टेंट मंत्री आईएमपी। समझो कोई पुलिस से रिलेटेड किसी चीजों का या फिर मिलिट्री से रिलेटेड एग्जामिनेशन का क्या कर रहे, तैयारी कर रहे होंगे, तो उनके लिए रक्षा मंत्री बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आज हमारे रक्षा मंत्री कौन है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी। इन्होंने डीआरडीओ, भारतीय नौसेना और उद्योग विभागीदारों को क्या की है? बधाई दी है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने इनको सबको बधाई दी है। बाकी सबकी बधाई होगी, हम सारा देश मिलकर उनको बधाई देंगे, लेकिन बधाई किसकी इंपॉर्टेंट है? क्योंकि रक्षा से रिलेटेड जुड़ा हुआ मुद्दा है, इसलिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की बधाई बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। निष्कर्ष क्या निकलता है? एनएएसएम-एसआर मिसाइल जो है, भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को, स्वदेशी इंपॉर्टेंट है, स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो भारतीय नौसेना को सटीक, उच्च तकनीकी और पुनः लक्ष्यीकरण में सक्षम हथियार प्रणाली प्रदान करती है। तो चलिए, इस स्लाइड पे हमारे कीवर्ड्स कौन से हैं? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, और ये हमारी जो मिसाइल है, ये कैसी है? स्वदेशी है। गुड मॉर्निंग सबको, फिर से एक बार गुड मॉर्निंग। चलिए, अगला मुद्दा, अगला पॉइंट ले लेते हैं। भारत ने वर्तमान में कितनी कितनी पूछा है हमने, कितनी इथेनॉल हमने, भारत ने वर्तमान में कितनी इथेनॉल मिश्रण की दर हासिल हासिल की है? इथेनॉल मिश्रण की दर हासिल की है। हम क्या करते हैं कि पेट्रोल होता है, पेट्रोल में इथेनॉल मिक्स करते हैं, और इथेनॉल मिक्स करने से क्या होता है, हमें पेट्रोल के लिए दूसरे देशों पे निर्भर नहीं रहना पड़ता है। तो हम समझ लेते हैं कि 80% मिथेनॉल होगा, तो उसमें 20% पेट्रोल होगा, तो उसमें 20% इथेनॉल मिक्स करेंगे और उसको गाड़ियों में भरकर यूज करेंगे। अगर आप कभी पेट्रोल पे गए, तो आप उसको पूछिए कि आपको आपके पेट्रोल पंप पे इथेनॉल वाला पेट्रोल है क्या? रेट तो आपको सेम ही लगेगा, लेकिन उसकी कैपेसिटी अलग होती है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द करंट इथेनॉल ब्लेंडिंग रेट अचीव्ड बाय इंडिया? तो इंडिया ने कितने परसेंट इथेनॉल का रेट अचीव किया है? तो यहाँ देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट आंकड़ा कौन सा है? 19.6। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है एग्जाम की दृष्टिकोण से, क्योंकि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, हमारी रोज की जिंदगी से रिलेटेड पेट्रोल, हम सबको पता है, हम गाड़ियां चलाते हैं या फिर किसी दोस्त की गाड़ी पे बैठ के जाते हैं, तो पेट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम दिन में कम से कम एक बार, या 2 दिन में, 3 दिन में एक बार पेट्रोल पंप पर जाते ही जाते हैं। तो ये हम हमेशा याद रखें कि करंट अफेयर्स में कौन सी चीजें आती है। करंट अफेयर्स में ऐसा नहीं है कि जिसको एग्जामिनर को लगा और इसने कोई भी मुद्दा उठा लिया और मुद्दा उठा के पेपर में डाल दिया, ऐसा नहीं होता है। करंट अफेयर्स में ऐसी ही चीजें आती है, जो घटनाएं आपकी जिंदगी पर इम्पैक्ट डालती है, आपके रोज की लाइफ पे इम्पैक्ट डालने वाली घटनाएं ही पेपर में आती है। ये पेट्रोल जो है आपकी जिंदगी से छूटा हुआ नहीं है, इसीलिए पेट्रोल है, मेडिसिन है, ये सारी चीजें, इलेक्ट्रिसिटी है, साइंस है, एजुकेशन है, ये चीजें आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई होती है, एग्जामिनेशन में आती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिए। 19.6% इथेनॉल मिश्रण का दर हमने हासिल किया है। इथेनॉल मिश्रण लक्ष्य और योजना, केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री, ये एक और मंत्री हमारे आज के दूसरे, चलिए हमारे करंट अफेयर की क्लास में दूसरे मंत्री जी ने हाजिरी हाजिरी लगा दी है। कौन से मंत्री है? मंत्री हरदीप सिंह पुरी।
पूरी याद रखिए। मंत्री कौन से हैं? हरदीप सिंह पुरी। कौन से मंत्रालय के? केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी ने कहा है कि भारत ने अपने इथेनॉल मिश्रण लक्ष्य को 20% से अधिक करने का लक्ष्य रखा है, उस पर विचार चल रहा है। देखिए 20% से अधिक करने पर क्या चल रहा है? विचार चल रहा है। और अभी कितना हमने हासिल किया? हमने 19.6 तो हासिल कर लिया। और याद रखें, हम क्या करते हैं? मिश्रण 20% करने का हमने टारगेट रख दिया है। वर्तमान में 19.6 इथेनॉल मिश्रण दर पहले से ही हमने हासिल करके रखी हुई है। 19.6 हासिल की है और 20 करने का हमारा इरादा है। तो यहाँ पे कीवर्ड्स कौन से बन जाते हैं इस स्लाइड पे? 19.6 ये हमारा कीवर्ड है, 20% टारगेट वाला कीवर्ड है। और आज के केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी, ये आप इमेज में आप इनको देख पाएंगे। हमारे मंत्री जी कौन से हैं? हरदीप सिंह पुरी जी। चलिए हरदीप सिंह पुरी जी को नमस्ते करते हुए आगे बढ़ते हैं। चलिए गुड मॉर्निंग। भारत का नेट जीरो उत्सर्जन, देखिए नेट जीरो उत्सर्जन हम क्या करते हैं? कौन सा लक्ष्य है हमारा? हम जो नेट जीरो का नेट में जो कार्बन डाइऑक्साइड का कम उत्सर्जन करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के हम प्रदूषण कम करेंगे, इसका हमारा क्या लक्ष्य है? क्या हमारा टारगेट है? सभी जीवाश्म ईंधन उत्पादन, सभी जीवाश्म ईंधन उत्पादन मतलब कौन से उत्पादन? वो जो जमीन से निकाले जाते हैं, जैसे पेट्रोल जमीन से निकाले, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सारी चीजें जमीन से निकालेंगे। जमीन से कैसे निकालते हैं पता है ना आपको सबको? आप सभी को पता होगा कि पेट्रोल डीजल बनता कैसे है, कि हजारों करोड़ों साल पहले जमीन के नीचे गड़ी हुई प्राणियों की, वनस्पतियों की जो अवशेष होते हैं, उन अवशेषों से क्या बनता है? ये जीवाश्म ईंधन बनता है। ये जीवाश्म ईंधन निकालते हैं, लेकिन उससे क्या होता है? उससे प्रदूषण होता है। तो इस प्रदूषण को सभी जीवाश्म ईंधन कंपनियां देखिए, सभी जीवाश्म ईंधन उत्पादन की कंपनियां 2045 2045 तक शुद्ध शून्य मतलब नेट जीरो उत्सर्जन हासिल करने वाली है। नेट जीरो उत्सर्जन यानी कार्बन डाइऑक्साइड हम क्या करेंगे? गैसेस हवा में छोड़ेंगे ही नहीं। हमारी गाड़ियां गैसेस क्या करेगी? कार्बन डाइऑक्साइड जैसी प्रदूषक गैसेस हवा में नहीं छोड़ेंगी। ये हमारा नेट जीरो उत्सर्जन है, मतलब जीरो उत्सर्जन। क्या हो जाएगा? जीरो उत्सर्जन, 0% कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। सरकार जैव ईंधन और स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। सर क्या कर रही है सरकार? स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। ओके, नेट जीरो रहेगा। और यहाँ पे हमारा कीवर्ड कौन सा है? हमारा कीवर्ड यहाँ पे 2045, ये याद रखे। निष्कर्ष, भारत स्वच्छ ऊर्जा और जैव ईंधन मिश्रण को बढ़ावा देने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है। स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है। 0% उत्सर्जन करना है। कब करना है? 2035 तक। सरकारी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, सबको पता है वो कौन सा? व्लादिमीर जेलेंस्की से आपको क्या याद आता है? वाशिंगटन दौरे की घोषणा किस उद्देश्य की? देखिए व्लादिमीर जेलेंस्की की वाशिंगटन दौरे की घोषणा। अब आप मुझे ये चेहरा, ये डोनाल्ड ट्रंप है, ये इसको सारी दुनिया पहचानती है, इनको भी सारी दुनिया पहचानती है। मुझे क्या आप बता पाएंगे कि व्लादिमीर जेलेंस्की कौन से देश के अध्यक्ष है, या फिर कौन से देश के प्रधानमंत्री, या फिर कौन से देश के मुख्य है? चलिए ये जो इंसान ये जो लीडर आप इस इमेज में देख पा रहे हो, व्लादिमीर जेलेंस्की, कौन से देश के हैं? कौन से देश के हैं? रियाबत जी जल्दी से। तो यस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। डोनाल्ड ट्रंप, यस डोनाल्ड ट्रंप जी के बाजू में कौन है? यस, वर्षा रंजन जी ने आंसर दिया, बहुत जबरदस्त आंसर दिया। व्लादिमीर जेलेंस्की है। व्लादिमीर जेलेंस्की कौन सा? यूक्रेन देश के। और इनकी लड़ाई किससे चल रही है? रशिया से चल रही है। 3 साल हो गए, खत्म होने का नाम नहीं ले रही। दुर्लभ पृथ्वी खनिजों पर दुर्लभ, हाँ कौन से? रेयर अर्थ मटेरियल्स। देखिए ये रेयर अर्थ इंग्लिश वाले याद रखे, रेयर अर्थ मटेरियल्स, सॉरी मिनरल्स। रेयर अर्थ मिनरल्स क्या होते हैं? दुर्लभ पृथ्वी खनिज पर समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए क्या करना है? समझौता करना है, और समझौते पर हस्ताक्षर करने हैं। तो उस हस्ताक्षर करने के लिए जेलेंस्की को अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष ने किसका? अमेरिका का दौरा करने के लिए बुला लिया है, यूक्रेन और अमेरिका के बीच। अब चलिए यहाँ पे कीवर्ड हमें पता चल गया कि यूक्रेन से जेलेंस्की आ रहे हैं। कहाँ आ रहे हैं? अमेरिका में आ रहे हैं। और किससे मिलने आ रहे हैं? किससे मिलने आ रहे हैं? हमारे डोनाल्ड ट्रंप जी, अमेरिका के राष्ट्रनायक, याद रहे। तो डोनाल्ड ट्रंप क्या है? अमेरिका के प्राइम मिनिस्टर नहीं है, अमेरिका के क्या है? अमेरिका के प्रेसिडेंट है। और ये जो है हमारे यूक्रेन जी, वो रशिया के हैं, प्रमुख है। तो इन लोगों को किस चीज के लिए? रेयर अर्थ मिनरल्स पर समझौता करने के लिए ये दोनों लोग मिलने वाले हैं। और कहाँ मिलने वाले हैं? अमेरिका में मिलने वाले हैं। चलिए, यूक्रेन अपने खनिज संसाधनों से कुछ राजस्व अमेरिका के संयुक्त रूप से नियंत्रित कोष को दे देगा। देखिए यूक्रेन क्या करेगा? यूक्रेन अपने खनिज संसाधन किसको दे देगा? अमेरिका को दे देगा। चलिए आप यहाँ से निकालिए और उसका फायदा लीजिए। यह सौदा
यूक्रेन के लिए अमेरिका की समर्थन और सुरक्षा गारंटी हासिल करने का एक प्रयास है। देखिए, यूक्रेन के ज़मीन के अंदर बहुत सारे रेयर मटेरियल्स है, बहुत कीमती वाले मटेरियल्स है। अमेरिका क्या करेगा, यूक्रेन से वो निकाल लेगा और उसका यूज़ करेगा, और इसके बदले में इनको क्या मिलेगा? इसके बदले में यूक्रेन को क्या मिलने वाला है? इसके बदले में यूक्रेन को अमेरिका का समर्थन मिलेगा रशिया के साथ या फिर किसी दुनिया के साथ लड़ाई करने के लिए, और साथ ही सुरक्षा की गारंटी उनको मिलेगी कि चलिए कुछ भी हो जाए, अमेरिका यूक्रेन की क्या करेगी? सुरक्षा करेगी। तो 2 चीज़ें इनको मिल रही है, अमेरिका का समर्थन एक और सुरक्षा की गारंटी। चलिए आगे बढ़ेंगे। हाँ, ये रेयर अर्थ यहाँ पे क्या हो गया, रेयर अर्थ मटेरियल्स, अमेरिका, यूक्रेन, सुरक्षा की गारंटी। चलिए, अभी हमने जो पढ़ा है, हम सारी चीज़ों का रिवीजन एक बार से कर लेते हैं। हमने जो अभी-अभी पढ़ा है, एनएएसएम-एसआर मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? वो जगह बताइए जहाँ पे एनएएसएम-एसआर मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? आपको मिल जाता है 15 सेकंड। 15 सेकंड में आपको इस क्वेश्चन का जवाब देना है। पोखरण में किया गया, बालासोर में किया गया, चांदीपुर में किया गया, कहाँ किया गया? एनएएसएम-एसआर मिसाइल का सफल परीक्षण, ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती है। हमने हेलीकॉप्टर से उड़ने वाली मिसाइल तो देख ली, कहाँ से परीक्षण किया ये जगह भी हमने नहीं पूछा है। चलिए, चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज आईटीआर से, ये अगर आपने जवाब दिया होगा तो आप सही है और इसका आंसर हो जाता है चांदीपुर। चलिए, कमेंट में आप एक चीज़ टाइप कर सकते हैं क्या, चांदीपुर कौन से स्टेट में है? ओके, वेरी गुड, सही, सही, सबने सही आंसर दिया है। लेकिन एक क्वेश्चन आपके लिए, कमेंट में जिसका आंसर आपको टाइप करना है कि ये जो चांदीपुर है कौन से स्टेट में है? कौन से स्टेट यानी इंसान, भारत का एक राज्य, कौन से स्टेट में, कौन से राज्य में चांदीपुर है? क्या आप टाइप करेंगे? देखते हैं, आपके जीके की परीक्षा है, जनरल नॉलेज की परीक्षा। ओके, आंध्र प्रदेश में है, कहाँ पे? ओडिशा में, वेरी गुड। देखिए, एक बार थोड़ा-सा रिवीजन करके देखिए, वेरी नाइस, वेरी नाइस। चांदीपुर मैक्सिमम लोगों को पता है कि चांदीपुर कहाँ है। चांदीपुर सर्च कीजिए और मुझे, आपके पास टाइम है, आप पूरे रिवीजन के दौरान बता सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। एनएसए मिसाइल को किस प्लेटफ़ॉर्म से लॉन्च किया गया? यहाँ वहाँ पे अभी हमने जगह पूछी थी। अब हम क्या कर रहे हैं, अभी हम प्लेटफ़ॉर्म, किस चीज़ से उस मिसाइल को लॉन्च किया गया? आपका समय शुरू होता है अब। आपके पास ऑप्शन है, सुखोई 30 एमकेआई विमान है, ये लड़ाकू विमान है। सी किंग हेलीकॉप्टर से किया गया, या फिर तेजस लड़ाकू विमान से लॉन्च किया गया? क्या, किस चीज़ से इसको लॉन्च किया गया है? चांदीपुर, हमने जो एनएएसएम-एसआर मिसाइल, इसको लॉन्च कहाँ से किया? प्लेटफ़ॉर्म कौन-सा है? किस चीज़ से लॉन्च किया गया? एक्सीलेंट, सब लोग बढ़िया से जवाब दे रहे हैं। यस, अगर आपने जवाब देने की कोशिश की है तो हमने आपको 15 सेकंड दिए थे और ये जो है आपका वक़्त हो चुका है खत्म। अब ये जो सुखोई 30 एम क्या है? ये एरोप्लेन है, एरोप्लेन से तो नहीं किया। तेजस लड़ाकू विमान, इससे भी नहीं किया। हमने देखा था चित्र में, क्या था वो? हेलीकॉप्टर था, और इसको हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया गया, और हेलीकॉप्टर से लॉन्च का हम हवा में से भी उसको लॉन्च कर सकते हैं। वेरी गुड। हाँ, हाँ, हाँ। चलिए आगे चलते हैं, कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका अगली बात, भारत सरकार ने इथेनॉल मिश्रण लक्ष्य को बढ़ाकर कितना करने की योजना बनाई है? चलिए, भारत ने इथेनॉल लक्ष्य को बढ़ाकर कितना करने की योजना बनाई है? अब यहाँ पे आपको मिल जाते हैं 15 सेकंड। 15 सेकंड में आपको बताना है 15% है, 19.6 है, या फिर 20% से अधिक है। कितना करने की योजना बनाई? देखिए, क्वेश्चन सही से पढ़िए, कितना करने की योजना बनाई है? ऐसे नहीं पूछा है कि कितना अटेंड किया है, योजना कितना करने की बनाई है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते जाइए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो आप सही आंसर दे पाएँगे। क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, भारत ने अचीव क्या किया है और भारत ने योजना क्या बनाई है, कितना करने की योजना बनाई है फ्यूचर में। वेरी गुड, आहे मुझे लगा ही कि आप 19.6 लगोगे, लेकिन आप क्लासेस में बहुत ही टैलेंटेड लड़के बैठे हैं। भारत ने 19.6 अचीव किया है, मतलब ऑलरेडी अचीव किया है, लेकिन कितना और करने की योजना बनाई है? देखिए, व्हाट इथेनॉल ब्लेंडिंग टारगेट, ये देखिए हिंदी से इंग्लिश में पढ़िए, इंग्लिश में देखिए, टारगेट इज इंडिया प्लानिंग टू इंक्रीज ल क्वेश्चन अगर इंग्लिश में पढ़े तो सारे चित्र और भी क्लियर हो जाते हैं कि टारगेट क्या इंक्रीज करके कितना टारगेट रखा है। तो अगर आपने इसका आंसर सी दिया होगा 20% से अधिक, तो ये आपका सही आंसर होगा। मतलब हमारे पास ज्ञान होना, हमारे पास नॉलेज होना, इसके साथ-साथ, ज्ञान के साथ-साथ क्या होने की ज़रूरत है? थोड़ा-सा अवेयरनेस भी होने की ज़रूरत है। हम अपने अवेयरनेस को बढ़ाएँगे, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ाएँगे। एग्ज़ामिनेशन में क्या करता है? एग्ज़ामिनेशन आपको चक्रव्यूह में डाल देता है, चक्रव्यूह में। ऐसा क्वेश्चन बनाएगा, और ये जो हमने तो कम से कम बी पे भी इस ऑप्शन को डाला है, ये ऑप्शन फर्स्ट पे ही होगा। इसको ट्रैप कहते हैं हम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का ट्रैप। ये ट्रैप वाली जो चीज़ है ना,
आपको पकड़ने के लिए होती है। TRAP ट्रैप हमेशा याद रखिए। एग्ज़ामिनेशन में ट्रैप्स होते हैं। ऐसे फर्स्ट फर्स्ट अपीयरेंस में देखने पर आंसर पहला वाला लगता है, दूसरा वाला लगता है, लेकिन आंसर तीसरा होता है। दिस इज़ मेंटल ट्रैप, विजुअल ट्रैप याद रखिए, आपको पकड़ने के लिए होता है। आगे, अमेरिका और यूक्रेन के बीच दुर्लभ पृथ्वी खनिज पर समझौता क्यों किया गया? किस चीज़ के लिए? क्या टारगेट था? क्या उद्देश्य था? इसके लिए मैं आपको बहुत सारा समय देने वाला हूँ। 15 सेकंड्स में थोड़ा-सा एडिशन हो जाएगा। चलिए, अमेरिका और यूक्रेन के बीच जो रेयर अर्थ मिनरल्स थे, इन रेयर अर्थ मिनरल्स को अ क्या क्यों क्यों साइन किया गया ये? ओके चलिए। हाँ, ऑप्शन ए है अमेरिका को यूक्रेन से आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए, यूक्रेन को अमेरिका से समर्थन और सुरक्षा गारंटी हासिल करने के लिए या फिर यूरोपीय संघ में यूक्रेन की सदस्यता सुनिश्चित करने के लिए। तो हमने जो पढ़ा था, क्या था उसमें? हुँ। हाँ, येस और आप मैक्सिमम लोगों ने इसका आंसर दे दिया है बी और क्यों ना हो, यूक्रेन को अमेरिकी समर्थन और सुरक्षा की गारंटी। 2 इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स हमने वहाँ पे देखे कि समर्थन मिलेगा और सुरक्षा की गारंटी मिलेगी। ये दोनों चीज़ें मिलने के लिए यूक्रेन ने क्या किया, भाई हमारे यहाँ पे आइए, हमारे ज़मीन के नीचे जो रेयर अर्थ मिनरल्स है, एक ये बहुत इम्पोर्टेंट रखिए, रेयर रेयर का चीज़ क्या होता है? रेयर मतलब दुर्लभ, वो बहुत कम मिलते हैं। तो ऐसे अर्थ मिनरल्स आप निकाल लीजिए, लेकिन हमारी सुरक्षा कीजिए भैया। आगे बढ़ते हैं, चलिए। भारत का नेट ज़ीरो उत्सर्जन लक्ष्य किस वर्ष तक हासिल करने की योजना है? देखिए नेट बाय व्हिच ईयर डज़ इंडिया एम टू अचीव नेट ज़ीरो एमिशन टारगेट? बाय व्हिच ईयर कौन से साल तक? इसके लिए मैं आपको 15 सेकंड देता हूँ। 15 सेकंड में आपको ये क्या करना है? जानना है, टाइप करना है। भारत का नेट ज़ीरो उत्सर्जन लक्ष्य वर्ष पूछा है, साल पूछा है, ईयर पूछा है। ओके, वेरी गुड। अगर आपने इसका जवाब अगर दिया है सी 2045 2045 तो आप सही है और आज का दिन आपका बहुत ही सही जा रहा है। 2045 ये आपका ईयर है। 2045 तक हम ज़ीरो नेट एमिशन क्या करेंगे, उसका टारगेट हासिल करेंगे। एनएसएमएसआर मिसाइल की विशेषता क्या है? एनएसएमएसआर मिसाइल जो है, इसकी विशेषता क्या है? आपका समय शुरू होता है अब। एनएएसआर मिसाइल जो हेलीकॉप्टर से हम छोड़ सकते हैं, उसकी क्या विशेषता है आपको बतानी है। यह समुद्र स्किमिंग मोड में काम करता है, यह छोटे जहाज़ों को नष्ट करने में सक्षम है, इसमें मैन इन लूप विशेषता है। बताइए इसका क्या आंसर है? क्या आंसर सोच कर बताइए मैंने आपको ना 15 से ज़्यादा सेकंड दिए हैं, 15 से ज़्यादा सेकंडों में आपको इसका आंसर बताना है, तो ये क्या-क्या करता है? वेरी गुड ए, सिर्फ ए, ये छोटे जहाज़ों को नष्ट करने में सक्षम है, इस पे भी आपको ध्यान देना है ना? वेरी गुड उपेंद्र दुबे जी कांग्रेचुलेशंस आपने सही दिया है। चलिए, बहुत समय आपको मिला है इस क्वेश्चन के लिए देखिए चलिए ठीक है 2-4 सेकंड और लेके सोच कर देखिए, थोड़ा-सा सोचना है, थोड़ा-सा चलिए, अगर समय आपको बहुत मिला है, थोड़ा इस समय को खत्म कर देते। देखिए बहुत सारे लोगों ने सजमल के जी ने भी लिखा है। ओके, इसका आंसर देखिए क्या होगा इसका आंसर रहने वाला डी उपरोक्त में से एक से अधिक, एक से ज़्यादा आंसर सही है। बहुत सारे नरिता जी, निर्मल जी, मैक्सिमम मोटिवेशनल कोड जी ने बहुत सारे लोगों ने डी आंसर दिया क्योंकि देखिए ये समुद्र स्कीमिंग मोड में काम करता है, ये भी सही है। यह छोटे जहाज़ों को नष्ट करने में भी सक्षम है। जहाज़ कितना भी छोटा हेलीकॉप्टर से जाएँगे, उसको उड़ा के आएँगे। तो याद रखिए ये एक से अधिक अगर ऑप्शन सही दिखते हैं तो तीसरा सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा डी। ये ना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन क्या है? नॉलेज के साथ-साथ अवेयरनेस की भी एग्ज़ामिनेशन है। चलिए अगर ये सेशन आप लाइक कर रहे हो ना, तो ये सेशन को अगर मिला रहे तो आपको ये लाइक करना है और जल्दी से जल्दी शेयर कर देना कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ से जुड़े और सबका फ़ायदा हो। इथेनॉल मिश्रण नीति मुख्य उद्देश्य क्या है बताइए? हमारी इथेनॉल मिश्रण नीति जो है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? आपको मिलता है समय 15 सेकंड का, जल्दी से करिए। इथेनॉल मिश्रण नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द इथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी? इथेनॉल ब्लेंडिंग की पॉलिसी का मेन उद्देश्य, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑप्शंस पढ़ेंगे आप। पेट्रोल के उपयोग को कम करना है, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना है या फिर भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता को बढ़ाना है? भारत की ऊर्जा जय यस मत ओके, जूही सिंह जी मैक्सिमम लोग बढ़िया। अंकिता कुमारी जी ने सही आंसर दिया है। ओके, ओके, कुमकुम जी ने भी सही आंसर दिया है। वेक्स रजनंदिनी कुमारी, बहुत सारे लोग, ये ल इतने सारे लोग हो आप और आंसर भी इतना सही देते हो। देखिए, अगर ये समय 6, 5, 4, 3, 2 और 2 के बाद 1 हो गया समय खत्म। इसको देखिए, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए, क्या दिख रहा है? भारत की ऊर्जा की आत्मनिर्भरता बढ़ाना, ये भी हमने देखा था। स्वच्छ स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना
और पेट्रोल के उपयोग को कम करना है ना, इथेनॉल अगर हम बढ़ाते हैं तो उपयोग किस चीज का कम होगा, पेट्रोल का उपयोग भी कम होगा। इसलिए एक से ज्यादा ऑप्शन अगर सही है तो इसका आंसर क्या आने वाला है, इसका आंसर उपरोक्त में से एक से अधिक इसके सही आंसर होंगे। क्लियर? तो ये क्वेश्चन को पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद समझें और समझकर उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। इस पर किसने बधाई दी? चलिए, लंबा चौड़ा क्वेश्चन पढ़ने से मतलब है, बताइए NASM-SR मिसाइल के सफल परीक्षण के बाद किसने बधाई दी? Who congratulated on the successful test of NASM-SR मिसाइल? कौन कौन है कांग्रेचुलेशन करने वाले? इसके लिए समय की जरूरत है क्या? कोई समय की जरूरत नहीं है सर, हम सीधा-सीधा देख लेंगे। इसका आंसर डी क्यू होगा। यस, इसका आंसर क्या होने वाला है? इसका आंसर होने वाला है हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने क्या किया है? इसको कांग्रेचुलेट किया है, क्योंकि रक्षा मंत्री, रक्षा से रिलेटेड मुद्दा है तो रक्षा मंत्री ही कांग्रेचुलेशन कर, बाकी के लोग भी करेंगे, प्रधानमंत्री करेंगे, राष्ट्रपति भी करेंगे। हमने कंसीडर किसको किया है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी को। चलिए, ये क्वेश्चन से कुछ ज्यादा नहीं पता चला तो कम से कम ये तो पता चलेगा कि हमारे देश के रक्षा मंत्री कौन है। हमारे देश के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री है। दो मंत्री हमने आज देख लिए है, मतलब दो मंत्रियों से मुखातिब हुए हम। नासा, नासा के लूनार ट्रेल ब्लेजर उपग्रह उपग्रह को किसके अध्ययन के लिए लॉन्च किया गया है? व्हाट इज नासास लूनार ट्रेल ब्लेजर सैटेलाइट लॉन्च टू स्टडी? के नासा ने जो लूनार ट्रेल ब्लेजर उपग्रह भेजा है, सैटेलाइट भेजा है, उसको किसकी स्टडी करने के लिए भेजा गया है? ये नासा का सैटेलाइट ऊपर जा रहा है रॉकेट के साथ। चलिए, चंद्रमा, चंद्रमा पर पानी की उपस्थिति खोजने के लिए नासा ने उसको भेजा है, ट्रेल ब्लेजर को। क्या नाम है इसका? यहाँ पे देखिए, चंद्रमा हमारा पहला कीवर्ड, लूनार ट्रेल ब्लेजर उपग्रह ही हमारा दूसरा कीवर्ड। का प्रक्षेपण नासा द्वारा चंद्रमा की सतह पर पानी, चंद्रमा की सतह पर क्या खोजना है? पानी, चंद्रमा पर पानी, ये भी हमारा कीवर्ड है कि पानी के स्रोतों की पहचान और मानचित्रण मानचित्रण करना है, मतलब उसका मैप भी बनाना है, उसकी मैपिंग भी करना है। The lunar trailblazer satellite was launched by NASA to identify and map। देखिए, आइडेंटिफाई करना है, खोजना है, एंड मैप भी करना है, मतलब सोर्सेस ऑफ वाटर्स को। ठीक है, तो यहाँ पे कीवर्ड क्या बनेंगे? हमारा जो सैटेलाइट है लूनार ट्रेलब्लेजर, चंद्रमा दूसरा, चंद्रमा पर पानी तीसरा, आइडेंटिफाइंग द सोर्सेस चौथा, एंड उसको मैपिंग करना है। उसका क्या करना है? मैपिंग करना है। मैपिंग करना है मतलब नक्शा भी बनाना है, और पूरे चंद्रमा पे पानी का नक्शा बनाएंगे और चंद्रमा का पानी लाकर पृथ्वी पर बेचेंगे। चलो, चंद्रमा बिस्लेरी के पास क्या होगा? मूनलेरी होगा। चलो, मजे की बात थी। यह चंद्र ध्रुवों के बीच, ओके, चंद्रों के जो है ना, चंद्र क्या होता है? चंद्र के ध्रुव होते हैं, जैसे पोल होता है हमारे धरती का, नॉर्थ पोल साउथ पोल, वैसे हर ग्रह का क्या होता है? नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है। तो ये चंद्र के भी, मून के भी नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल है, तो उनके बीच ध्रुवों के स्थायी स्थायी रूप से छायादार क्रेटरों में मौजूद बर्फ और सतह पर पानी की उपस्थिति का अध्ययन करेगा। चंद्रमा के जो पोलर्स है, ऊपर वाला और नीचे वाला, उसमें स्थायी रूप से जमा हुआ हुआ जो पानी है ना, वो छायादार क्रेटर है। क्रेटर क्या होता है? ये क्रेटर देखिए, क्रेटर मतलब चंद्रमा पर दिखने वाले बड़े बड़े गड्ढे। क्रेटर क्या होता है? चंद्रमा के बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े अंधेरे गड्ढे हैं, उनमें मौजूद बर्फ, उसमें क्या होगा? बर्फ होगा, और सतह पर पानी होगा। दो दो बातें यहाँ पे समझ लीजिए। चंद्रमा के पोल्स है, पोल्स में क्या है? बड़े बड़े छायादार डार्क वाले क्रेटर्स है, उसमें बर्फ होगा और उसकी सतह पर पानी होगा, इसकी उपस्थिति का अध्ययन करेगा। चंद्रमा पर पानी की उत्पत्ति कैसे हुई, वितरण कैसा है, और मात्रा को समझने में इससे हमें मदद मिलेगी। चंद्रमा पर पानी की उत्पत्ति हुई है क्या? हुई है तो कैसे हुई है? उसका वितरण कैसा है, मतलब पानी कहाँ कहाँ कैसे कैसे फैला हुआ है, और उसकी मात्रा कितनी है? इतनी मात्रा तो है कि कम से कम हमारी धरती के लोग वहां पे जाए तो उनकी प्यास बुझा सके। स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट, चलिए, स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट से इसका क्या किया गया? परीक्षण किया गया, और केप कैनरवेल फ्लोरिडा से इसका परीक्षण किया गया है, इसको भेजा गया है। तो यहाँ पे हमारे, चलिए कीवर्ड देखते हैं। चंद्र यहाँ पे एक और कीवर्ड हो गया, बर्फ, छायादार क्रेटर, यहाँ पे क्रेटर हमारा दूसरा कीवर्ड हो गया, और यहाँ पे उत्पत्ति, वितरण और मात्रा, ये तीसरा कीवर्ड। चौथा इंपॉर्टेंट कीवर्ड देखिए, ये स्पेसएक्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों हमेशा पूछते हैं कि अगर कोई इंपॉर्टेंट सैटेलाइट जाता है ना, तो उसके लॉन्चर को पूछते हैं, और कहाँ से भेजा गया ये भी पूछने वाली चीज है। तो ये हमारे पांच पांच यहाँ पे कीवर्ड्स है। स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट, और केप कैनरवेल जगह है ये फ्लोरिडा की, यहाँ से इसको भेजा गया है। ये चीजें हम याद रखेंगे। क्रेटर, स्पेसएक्स फाल्कन रॉकेट और केप कैनरवेल फ्लोरिडा, ये जगह।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन। चलिए हमारी क्लास की तीसरे मंत्री की हाजिरी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी ने कितने 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 अटल टिंकरिंग लैब एटीएल अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने की घोषणा की। वित्त मंत्री, हाउ मेनी अटल टिंकरिंग लैब्स डिड फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन अनाउंसेस टू एस्टेब्लिश? कितने हैं? तो हम देख रहे हैं ये आंकड़ा छोटा नहीं है, 50,000 है, 50,000 अटल टिंकरिंग लैब अगले 5 वर्षों में। कितने वर्षों में? 5 वर्षों में। पहला कीवर्ड। दूसरा कीवर्ड, अगले 5 वर्षों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित किए जाएंगे। यह पहल केंद्रीय बजट 2025-26 का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। चौथा नहीं, तीसरा कीवर्ड देखिए, कब की घोषणा? अभी अभी 5 दिन पहले, 5-6 दिन पहले या फिर पिछले हफ्ते में जो बजट हाजिर हुआ, मतलब बजट पेश किया गया, उसमें 2025-26 के बजट की ये एक महत्वपूर्ण चीज है। भारत को वैश्विक नवाचार केंद्र बनाने और 2047 कब तक? 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हम 2047 तक क्या बनेंगे? एक डेवलप्ड कंट्री बनेंगे। कंट्रीज एंड इकोनॉमिक्स पढ़ते हो ना आप, तो कंट्री उसके 3 प्रकार होते हैं जनरली। एक डेवलप्ड कंट्रीज, और दूसरा डेवलपिंग कंट्रीज, और तीसरा जनरली किसी को बोला नहीं जाता है कि उनको बुरा ना लगे, गरीब कंट्री किसी को बोला जाता नहीं है। तो हम समझ सकते हैं कि डेवलप हो चुके और डेवलपिंग वाले। ओके, यस, पेट्रोल। पूजा ठाकुर जी ने रिवाइज कर दिया है कौन से मंत्री हुई है, तो पेट्रोल मंत्री, फाइनेंस मंत्री, और वो नवदीप सिंह जी पुरी जी मंत्री। ओके, चलिए। भारत को वैश्विक नवाचार केंद्र बनाना है 2047, ये हमारे यहाँ पे कीवर्ड हो जाता है। याद रहेंगे, रखेंगे। 50,000 लैब्स बनाने हैं, 5 वर्षों में बनाने हैं, और उसके साथ भी 2047 तक हमको इसको बनाना है। और ये कब की बात है? 2025-26 के बजट की बात है। आगे बढ़ते हैं। अटल इनोवेशन मिशन, अब देखिए ये मिशन है। वो क्या थी? अटल टिंकरिंग लैब, मतलब एटीएल। नाम में भी अटल है। अटल जी का नाम याद रखेंगे तो भी वो एटीएल याद रहेगा। ओके, उसके बाद अटल इनोवेशन मिशन है, यहाँ पे एआईएम है, अटल इनोवेशन मिशन। 2015 में अटल इनोवेशन मिशन की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य क्या है? जिसका उद्देश्य देश में नवाचार बढ़ाना है और उद्यमिता की पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करना है। नवाचार और उद्यमिता। ओके, नवाचार मतलब नई नई चीजें तैयार करने वाली और इजाद करने वाली शक्ति, और उद्यमिता क्या है? इंडस्ट्रियलाइजेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, जिसके लोग क्या करें? नौकरी मांगने से ज्यादा लोग उद्यम करने पे, बिजनेस करने पे ध्यान दे। तो ये एआईएम का उद्देश्य देखते क्या है? नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहन देना है। एटीएल का विस्तार छात्रों में क्या करेगा? नवाचार, रचनात्मकता और समस्या समाधान कौशल विकसित करने के लिए आवश्यक है। तो ये क्या है? एटीएल का विस्तार किस लिए आवश्यक है? ये इंपॉर्टेंट है। एटीएल अटल टिंकरिंग लैब का विस्तार क्यों आवश्यक है? छात्रों में, किन में? छात्रों में नवाचार, रचनात्मकता और समस्या समाधान के कौशल विकसित करने के लिए आवश्यक आवश्यक है। एटीएल भविष्य के लिए तैयार स्किल्स प्रदान करता है। देखिए, एटीएल भविष्य के लिए तैयार करने के लिए स्किल्स प्रदान करता है, और जिससे ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। अब देखिए, यानी यहाँ पे हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, और बढ़ावा किस चीज को मिलने वाला है? अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलने का, क्योंकि हमारे जो स्टूडेंट्स है उसमें स्किल्स आ जाएगी, उन लोगों में स्किल्स आ जाएगी, तो वो क्या करेंगे? नई नई चीजें, नई नई मशीनें ईजाद करेगी, नई नई टेक्निक वो लाएंगे, और उससे हमारी इकोनॉमी बूस्ट हो सकती है। ठीक है, तो नवाचार, नवाचार के साथ साथ क्रिएटिविटी और अर्थव्यवस्था को बूस्टिंग मिलने वाली है। भारत की यात्रा पर, भारत की यात्रा पर यूरोपीय संघ है। हमने क्या पूछा? यूरोपियन संघ से कौन आया है? हु विजिटेड इंडिया फ्रॉम यूरोपियन यूनियन, ईयू। इसको शॉर्टकट में क्या कहा जाता है? ईयू, यूरोपियन जो यूनियन है, यूरोपियन यूनियन से भारत की यात्रा पर अभी कौन आया है? ये जो चित्र में दिखाई देने वाली लेडी जो है, वो हमारी भारत की यात्रा पर आई है। यूरोपियन संघ की चीफ उर्सुला वॉन डेर लियोन, पहला कीवर्ड। यूरोपीय संघ की चीफ जो है उर्सुला वॉन डेर लियर, उर्सुला वॉन डेर लियोन, लियन। ओके, ये हमारी भारत की यात्रा पर आई है। यात्रा का उद्देश्य और प्रमुख एजेंडा क्या है? यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला, यूरोपीय आयोग मतलब यूरोपियन यूनियन की अध्यक्ष यूरोपियन उर्सुला वॉन डेर लियन, नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन उर्सुला वॉन डेर लियन 2 दिवसीय यात्रा पर भारत पर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर, क्या है? निमंत्रण दिया है, एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ भारत का दौरा कर रही है, तो प्रतिनिधिमंडल भी उनके साथ है। तो याद रहे, यहाँ पे यूरोप क्वेश्चन क्वेश्चन सीधा सीधा भी आ सकता है, छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि यूरोपियन यूनियन की फिलहाल अध्यक्ष कौन है, वहां की चीफ कौन है? तो वहां पे इनमें से सर्व में से एक ही चीज याद रखेंगे, उर्सुला वॉन डेर लियोन। ये भी अगर आपने याद रख दिया तो हो गया, इस पूरी स्लाइड को याद रखने की जरूरत नहीं है। यूरोपियन यूनियन की
अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेyen। अगर इतना भी नहीं याद रहेगा तो कम से कम उर्सुला तो याद ही रख सकते हैं, उर्सुला। ईयू की चीफ उर्सुला, ईयू चीफ उर्सुला, ईयू चीफ उर्सुला। वेरी गुड। भारत यूरोपियन संघ मुक्त व्यापार समझौते पर चर्चा होगी। कैसा व्यापार? मुक्त व्यापार समझौता, मतलब कोई टैक्स नहीं, कोई कुछ नहीं, हम आपसे किसी भी बंधन के बगैर व्यापार करेंगे। किसके साथ? भारत। और भारत किसके साथ करेगा व्यापार? इंडिया। इंडिया और इधर यूरोपियन यूनियन, इन दोनों के बीच व्यापार मुक्त होगा, मुक्त तरीके से होगा। कोई किसी से टैक्स नहीं लेगा। हम आपके देश में आयात निर्यात करेंगे, आप हमारे देश में निर्यात करो, हम आप पे टैक्स नहीं लगाएंगे, आप मेरे मुझे हम पे टैक्स नहीं लगाएंगे, तेरी भी चुप मेरी भी चुप। ओके। तो यात्रा के दौरान व्यापार, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक साझेदारी पर भी वार्ता होने वाली है। उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल उर्सुला के साथ यूरोपीय संघ के 27 सदस्य होंगे। क्या याद रखेंगे? यहाँ पर 27 सदस्य याद रखेंगे। सदस्य 27 सदस्य। और देखिए 27 सदस्य देश, हाँ 27 सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल है। तो उर्सुला जी के साथ सिर्फ वो अकेली नहीं है, कितने देशों को लेकर आई है अपने साथ? 27 कंट्रीज, 27 देशों के अधिकारियों को, वरिष्ठ अधिकारियों को लेकर आई है। तो यूरोपियन यूनियन क्या है पता है आपको? यूरोपियन यूनियन क्या है? यूरोपियन यूनियन यूरोप के कंट्रीज का, यूरोप के देशों की संगठन है यूरोपियन यूनियन। क्लियर? तो यूरोपियन यूनियन क्लियर हो गया आज का नॉलेज। यूरोपियन यूनियन क्या है? यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन देशों की संगठना है। तो उन सारे 27 देशों के प्रतिनिधि इनके साथ आए हैं। यूरोपियन कमीशन की पहली महिला अध्यक्ष, ये यहाँ पे हमारा क्या है? कीवर्ड है। यूरोपियन यूनियन की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में यह उनकी तीसरी भारत यात्रा है। भारत में पहली बार नहीं आई है, भारत में तीसरी बार आई है। भारत उनको प्यारा है। हम कहते हैं गाने में, भारत हमको जान से प्यारा है, लेकिन उर्सुला जी को भी भारत घूमने के लिए प्यारा लगता होगा। ओके चलिए, तो याद रखेंगे यूरोपियन यूनियन की अध्यक्ष। ये क्वेश्चन आने से मतलब इतना इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंस इसकी बढ़ जाती है? क्योंकि उर्सुला जी यूरोपियन यूनियन की पहली महिला अध्यक्ष है। महिला अध्यक्ष होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन पहली महिला अध्यक्ष होना ये सबसे बड़ी बात होती है। और 3 बार मतलब तीसरी बार भारत आ चुकी है। चलिए, हमने अब तक जो-जो पढ़ा है उन सारी चीज़ों का रिवीजन कर लेते हैं। तो इनमें से ये आपके सामने आया हुआ क्वेश्चन देख लीजिए। लूनार ट्रेलब्लेज़र उपग्रह को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? हमने रॉकेट पूछा है। लूनार ट्रेलब्लेज़र उपग्रह को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? व्हिच रॉकेट वाज़ यूज्ड टू लॉन्च द लूनार ट्रेलब्लेज़र सैटेलाइट? आपके पास है 8 सेकंड का समय, 10 सेकंड भी नहीं मिलेंगे। अच्छा ठीक है सर, क्या ज़्यादा ज़रूरी है? नासा रॉकेट का नाम नहीं है, स्पेसएक्स फाल्कन 9 है या फिर ब्लू ओरिजिन न्यू शेफर्ड है? ओके, क्या लग रहा है? हमने क्या पूछा है? आप ध्यान से सोचिए। रॉकेट पूछा है हमने, संस्था नहीं पूछी है। आप नासा का नाम क्यों बताएँगे? ओके, अगर नासा का नाम क्यों? नासा ने भेजा ये बात अलग है, ठीक है, लेकिन हमने रॉकेट अगर पूछा है तो आप नासा का नाम नहीं बताएँगे। और अगर आपने इसका सही आंसर दिया है बी, तो आप सब लोग सही है, आपको मिल जाएगा इनाम। स्पेसएक्स फाल्कन 9 इस रॉकेट से लूनार ट्रेलब्लेज़र उपग्रह को भेज दिया गया है। क्लियर हो गया? नासा ने भेजा ये बात सही है, लेकिन हमने रॉकेट पूछा था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एटीएल का मुख्य उद्देश्य क्या है? अटल टिंकरिंग लैब का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एटीएल? एटीएल का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, तो आपका समय शुरू होता है अब। 12 सेकंड का वक्त आपको मिलेगा। छात्रों में नवाचार बढ़ाना, उद्यमिता को विकसित करना, वैज्ञानिक सोच को प्रोत्साहित करना, या उपरोक्त में से एक से अधिक भी इसके आंसर हो सकते हैं। ध्यान से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन को, एटीएल का मुख्य उद्देश्य पूछा है हमने, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, बहुत ध्यान से आपको क्वेश्चन को पढ़ना है। यस पूजा ठाकुर जी सही है, खुशबू जी सही है, राहुल कुमार जी आपने भी सही है, प्रियंका कुमारी आपने भी सही दिया है। देखिए आपका समय तो वैसे भी खत्म हो चुका है। देखिए छात्रों में नवाचार भी बढ़ाना है और उद्यमिता को भी विकसित करना है। ये दोनों ऑप्शन अगर पढ़ ले, 2 अगर आपको सही लगते हैं तो एक से ज़्यादा इसके सही आंसर हो सकते हैं, और इसलिए हमारा आंसर आएगा उपरोक्त में से एक से अधिक इसके क्या होंगे? उद्देश्य होंगे। क्लियर? क्लियर है? नवाचार बढ़ाना है और उद्यमिता को भी बढ़ाना है कि सारे लोग, हमारे देश के सारे युवा सिर्फ नौकरी ना माँगते फिरे, बिज़नेस भी करें। लूना ट्रेलब्लेज़र किस ग्रह, किस चीज़ का अध्ययन करेगा? चलिए, व्हिच सेलेस्टियल बॉडी मतलब जो आकाश में घूमती रहती है वो वाली बॉडी, व्हिच सेलेस्टियल बॉडी विल द लूनार ट्रेलब्लेज़र स्टडी? आपके लिए ऑप्शन नहीं, 1 सेकंड की भी ज़रूरत नहीं है। अब बताइए, मंगल की पढ़ाई करेगा, चंद्रमा की पढ़ाई करेगा या फिर शुक्र की पढ़ाई करेगा? किसकी पढ़ाई करेगा? ओके, टाइम की भी ज़रूरत नहीं है सर, हम सबको पता है चंद्रमा पे जाएगा, वहाँ पे पानी देखेगा, बर्फ देखेगा, कितना पानी है देखेगा, और इसके साथ-साथ उसका नक्शा भी बनाकर लाएगा और यहाँ पे चंद्रमा पानी करके बेचेगा। क्लियर है? चंद्रमा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन।
यूरोपीय संघ, यूरोपियन यूनियन प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेyen किस उद्देश्य से भारत आई है? बताइए। उर्सुला वॉन डेर लेyen जो तीसरी बार भारत आई है, ईयू की पहली महिला अध्यक्ष है। कौन सा उद्देश्य लेकर भारत आई है? व्हाट वाज द पर्पज ऑफ ईयू चीफ उर्सुला वॉन डेर लेyen विजिट टू इंडिया? हम्म आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। बहुत सारे ऑप्शंस में से आपको एक ऑप्शन चुनना है। चलिए थोड़ा सा सोच कर जवाब दीजिए। समय लिया तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समय लेकर अपना समय लीजिए। अपना समय लीजिए। ओके, लेकिन समय तो कितना देंगे? समय खत्म हो चुका है आपका। समय खत्म करते क्या आंसर दिया है आपने? मैक्सिमम लोगों ने ए आंसर दिया है। बिल्कुल। क्या करने के लिए आई है? वो व्यापार समझौते पर चर्चा करने आई है। हमने देखा था, हमने क्या देखा था कि यूरोपियन यूनियन और भारत के बीच में क्या होने वाला है? मुक्त व्यापार होने के चांसेस। कैसा व्यापार चाहिए हमको? मुक्त व्यापार चाहिए, बिना किसी बंधन के या फिर बहुत कम बंधन के। हमको क्या चाहिए? हमको व्यापार करना है। तो मुक्त व्यापार के लिए आई है, तो व्यापार समझौते पर चर्चा करने के लिए आई है, टू डिस्कस द एग्रीमेंट। ओके। हाँ। लूना ट्रेलब्लेजर मिशन को कहां से लॉन्च किया गया? वेयर वाज द लूना ट्रेलब्लेजर मिशन लॉन्च फ्रॉम? कहां से? वेयर? कहां से लॉन्च किया? आपको समय देने की, ठीक है, समय मिल जाएगा आपको 13 सेकंड का। इसरो से लॉन्च किया गया, केप कैनवेल फ्लोरिडा से लॉन्च किया गया, या फिर रूस के बैगनोर कॉस्मोड्रोम से लॉन्च किया गया, या फिर इनमें से ज्यादा, या फिर इनमें से एक भी नहीं? सेकंड, वक्त तो खत्म हो जा रहा है और खत्म होता है आपका वक्त। सीधी सी बात है, भारत से तो उसको लॉन्च नहीं किया गया, मतलब इसका मतलब इसरो श्रीहरिकोटा नहीं आएगा। रशिया से क्यों लॉन्च करेंगे हम भैया? तो रशिया भी इसका आंसर नहीं आएगा। और अगर आपने भी आंसर दिया है, मैक्सिमम लोगों ने दिया है, केप कैनवेल फ्लोरिडा, केप कैनवेल फ्लोरिडा से इसको लॉन्च किया गया है। मैक्सिमम वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत सही लोग, सबका बढ़िया आ रहा है। न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी के तीसरे अखिल भारतीय कबड्डी टूर्नामेंट है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं, लेकिन हो सकता है एग्जाम में आ जाए। कौन सी कंपनी? न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी। इनके तीसरे अखिल भारतीय कबड्डी टूर्नामेंट जो है, तो इसका विजेता कौन बना है? इसका विजेता एर्नाकुलम बना है। कौन बना है? एर्नाकुलम बना है, केरल का एर्नाकुलम इस कबड्डी प्रतियोगिता का विजेता बना है। एर्नाकुलम ने कोयम्बटूर को 29-39 से हराकर ये टूर्नामेंट जीत लिया। ठीक है, एर्नाकुलम केरल। ये इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मुद्दा याद रखें। वीवीआईएमपी। सोलीगा जनजाति मुख्य रूप से किन राज्यों में पाई जाती है? कौन सी जनजाति हमने पूछा है? सोलीगा, SOLIGA, सोलीगा जनजाति, सोलीगा ट्राइब कौन से राज्यों में फाउंड होती है, मतलब फाइंड होती है, कौन से राज्यों में पाई जाती है? हाल ही कर्नाटक और तमिलनाडु हमारा पहला कीवर्ड। कर्नाटक और तमिलनाडु में सोलीगा जनजाति पाई जाती है। हाल की चर्चा का कारण देखिए, क्यों चर्चा में है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में, कहाँ पे? मन की बात के 119वें संस्करण में प्रधानमंत्री जी की किसकी बात थी? मन की बात 119वीं मन की बात थी। सोलीगा जनजाति का उल्लेख किया था, मन की बात में इसका उल्लेख आया था, इसलिए ये चर्चा में है। उन्होंने बिलगिरी रंगस्वामी मंदिर टाइगर रिजर्व में बाघ संरक्षण में उनका योगदान की सराहना की। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट देखिए, बिलगिरी रंगस्वामी मंदिर टाइगर रिजर्व है ये, इनमें किसकी संरक्षण में? बाघ, टाइगर के संरक्षण में इनका क्या है? योगदान है, इनकी सराहना की। तो ये जो सोलीगा जनजाति है, कर्नाटक और तमिलनाडु में पाई जाती है। उन्होंने बिलगिरी रंगस्वामी मंदिर टाइगर रिजर्व, ये टाइगर रिजर्व का नाम है, उसमें बाघ का क्या है? टाइगर का संरक्षण करने में उनकी बहुत अच्छी ज्यादा क्या है? क्या है? अम, उनकी उनका योगदान है, उनका उस योगदान के लिए उनका उल्लेख मन की बात में किया था 119वें संस्करण में। सोलिगा जनजाति स्वदेशी वनवासी समुदाय है, मुख्य रूप से कर्नाटक और तमिलनाडु में निवास करते हैं, और ये मलई महादेश्वर वन क्षेत्र में केंद्र, देखिए BRT टाइगर रिजर्व चारमरा कर्नाटक में और मलई महादेश्वर वन क्षेत्र में केंद्रित है। इनकी जीवन शैली कैसी है? पारंपरिक है। इनकी पारंपरिक जीवन शैली और आजीविका है, जंगलों में रहने वाली आदिवासी जनजाति है। ये आज भी जंगलों में रहते हैं। ये हम्म ओके ओके, चलिए। शहद, औषधीय पौधे और वनों से प्राप्त अन्य उत्पादों पर ये लोग निर्भर है। झूम कृषि, ये देखिए झूम कृषि, शिफ्टिंग कल्टीवेशन और छोटे स्तर पर खेती करते हैं। तो ये जो शिफ्टिंग कल्टीवेट, पता है ना आपको? शिफ्टिंग कल्टीवेट घूमती वाली खेती, आज इस गांव में करेंगे, अगले साल दूसरे गांव में करेंगे, 5 साल बाद तीसरे गांव में करेंगे, 10 साल बाद किसी और जगह पर करेंगे। ये घूम घूम कर करने वाली जो खेती होती है, इसको, इसमें से ये झूम जो है, ZOOM, झूम, ये झूम कृषि
जो है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ये क्या है? ये उसका एक प्रकार है। क्या होता है ज़ूम शिफ्टिंग कल्टीवेशन? एक ज़मीन फिर जाके खेती करना, अगर वहाँ की ज़मीन थोड़ी-सी उपजाऊ नहीं बचती है, उससे अच्छा अनाज नहीं आ रहा है, तो उस जगह को शिफ्ट करेंगे, दूसरी जगह पर चले जाएँगे। ये होती है झूम खेती। तो ये जो सोलीगा जनजाति है, झूम खेती करती है, ये हमारा ये इम्पोर्टेंट कीवर्ड है, इसको आपको याद रखना है। सरस आजीविका मेला 2025 कैसा मेला है? सरस आजीविका मेला, ये चित्र आप देख पाएँगे। सरस आजीविका मेला 2025 का आयोग किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? हमने मंत्रालय पूछा है। व्हिच मिनिस्ट्री इज़ ऑर्गनाइजिंग सरस आजीविका मेला 2025? ग्रामीण विकास मंत्रालय, पहला कीवर्ड ग्रामीण विकास मंत्रालय क्या कर रहा है? इसको क्या कर रहा है? आयोजित कर रहा है। आयोजन के उद्देश्य क्या है? आयोजन तिथि 21 फरवरी से 10 मार्च तक ये मेला रहने वाला है। अगर टाइम मिले तो जाकर आइए। और इसका स्थान कहाँ है? शिल्प हाट सेक्टर नोएडा। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिए नोएडा में इसका आयोजन होने वाला है। आयोजनकर्ता केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय, याद रख ग्रामीण विकास मंत्रालय, गाँवों का विकास करने वाला मंत्रालय। ओके, आयोजनकर्ता उद्देश्य क्या है? वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देना, परंपरा वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देना, परंपरा, कला, संस्कृति और रोजगार को सशक्त करना। वोकल फॉर लोकल क्या है? लोकल, वोकल फॉर लोकल का मतलब क्या है कि ये लोकल जो लोग होते जहाँ जिनका प्रोडक्ट होता है वही उनको बेचना है। लोकल लोगों स्थानीय लोगों के जो उत्पाद होते हैं ना, उनके लिए बात करना, उनके विकास के लिए बात करना और उनके जो प्रोडक्ट्स हैं, उन प्रोडक्टों को लेकर क्या करना है, उन प्रोडक्टों को बेचना है। तो लोकल लोगों की, ग्रामीण लोगों की बात को बढ़ाना है, ग्रामीण लोगों के प्रोडक्टों को बेचना है, उनको अर्थव्यवस्था में लाना है, ये है वोकल फॉर लोकल का उद्देश्य। याद रहेगा आयोजन का उद्देश्य, ठीक है? वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देना है, परंपरा, कला, संस्कृति और रोजगार को सशक्त करना है। कहाँ होने वाला है? नोएडा में होने वाला है। ओके, ग्रामीण विकास मंत्रालय याद रखेंगे। थीम क्या है और प्रतिभागी कौन है? मुख्य थीम लखपति दीदी की निर्यात क्षमता का विकास करना है। लखपति दीदी जो है ना, लखपति दीदी की ये जो योजना हुआ करती थी, उसकी निर्यात क्षमता का विकास करना है। इसका मतलब क्या है कि महिलाओं का जो उद्योग है, महिलाओं के जो उद्योग है, उन उद्योगों से जो प्रोडक्ट आते हैं, उनको क्या करना है? निर्यात ज़्यादा से ज़्यादा करना है, उनकी क्षमता बढ़ाना है। 400 से अधिक लखपति दीदी अपने उत्पादों के साथ भाग लेंगी। लखपति दीदी मतलब लेडीज बिजनेसमैन होगी यहाँ पे, ओके? याद रखिए। कौन-कौन होगी यहाँ पे? 400 से ज़्यादा लेडीज एंटरप्रेन्योर्स, जेंट्स एंटरप्रेन्योर नहीं, 400 से ज़्यादा लेडीज लखपति दीदी मतलब एंटरप्रेन्योर्स, लेडीज महिलाएँ यहाँ पे शामिल होगी। सरस निष्कर्ष क्या निकलते हैं? सरस यहाँ पे क्या रखना है? लखपति दीदी महिला याद रखना है। सरस आजीविका मेला ग्रामीण महिला उद्यमिता, स्थानीय हस्तशिल्प और लोकल व्यवसाय को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में एक महत्वपूर्ण मंच है। तो ये जो सरस आजीविका मेला क्या करेगा? ग्रामीण महिला उद्यमिता जो होती है हमारे देश की, उनका उनके उद्यमिता, स्थानीय हस्तशिल्प जो होते हैं और लोकल जो व्यवसाय होते हैं, उनको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में बहुत मदद करता है। महिला उद्यमियों को मंच प्रदान करना और निर्यात क्षमता को विकसित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। याद रखिए, कौन से उद्यमियों को? महिला उद्यमियों को मंच प्रदान करना और निर्यात क्षमता को विकसित करना। ये अगर आपको याद रहे, तो ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है? 400 से अधिक अब हमारी महिला उद्यमी वहाँ पे शामिल होगी। नाम सरस है और ये इनका उद्देश्य है। चलिए रिवाइज़ कर लेते हैं हमने जो पढ़ा है। हाँ, फाइनल मुकाबले में ओके, फाइनल मुकाबले में एर्नाकुलम ने किस टीम को हराया? वो जो न्यू इंडिया एश्योरेंस कबड्डी प्रतियोगिता हुई थी, उसमें एर्नाकुलम ने किस टीम को हराया? किस टीम को? चलिए 5 सेकंड का वक़्त दे देता हूँ आपको। एर्नाकुलम ने कौन सी टीम को हराया है? कोयंबटूर को हराया है, बेंगलुरु बुल्स को हराया है या फिर जयपुर पिंक पैंथर्स को हराया है? ये बेंगलुरु बुल्स और जयपुर पिंक पैंथर्स है या फिर कोयंबटूर की टीम है? ओके, आपने अगर ए इसका आंसर दिया है, तो आपका आंसर सही है। कोयंबटूर को एर्नाकुलम ने हराया, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सोलिगा जनजाति से रिलेटेड क्वेश्चन है। सोलिगा जनजाति मुख्य रूप से किन राज्यों में पाई जाती है? सोलिगा मैंने कहा था कि वेरी इंपॉर्टेंट है। आईएमपी इसको याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन अगले साल में होने वाले क्वेश्चन में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। इसको नोट करके लिखना सोलिगा। आज दिन भर याद रखिए नाम सोलिगा 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 सोलिगा। याद रखिए, दिन भर आपको रिपीट करते रहना है। आज की ये हमारी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो आपको समय तो 15 मेरे बोलते-बोलते 15 सेकंड का समय तो वैसे भी मिल गया है। तो सीधा इसका जवाब देखते हैं। क्या है इसका जवाब? कर्नाटक एंड तमिलनाडु। कौन से स्टेट हैं? कर्नाटक और तमिलनाडु, ये 2 स्टेट्स हैं और ये एक से ज़्यादा इसके जवाब हो गए। इसलिए हम इसका आंसर क्या करेंगे? उपरोक्त में से एक से अधिक। याद रखिए, सोलिगा जनजाति याद रखनी है। क्यों याद रखनी है?
क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने 119वीं कब की 19वीं 119 119वीं मन की बात में इनका उल्लेख किया है। और इनका उल्लेख क्यों किया है? क्योंकि उन्होंने टाइगर बाघों के संरक्षण में अपना योगदान बहुत जबरदस्त तरीके से दिया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सरस आजीविका मेला 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? हमने चर्चा की है। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सरस आजीविका मेला 2025? ओके, आपको 15 सेकंड का वक्त चलिए मिल जाता है। सरस आजीविका मेला का मुख्य उद्देश्य आपको बताना है। वेरी नाइस। पहला ऑप्शन वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देना, दूसरा ऑप्शन ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाना, तीसरा ऑप्शन स्थानीय हस्तशिल्प और उत्पादों को राष्ट्रीय पहचान देना। क्या लगता है आपको? 15 सेकंड का वक्त वैसे भी खत्म हो चुका है, लेकिन लंबे-लंबे ऑप्शन है, पढ़ने में टाइम लगता है, समझने में टाइम लगता है और ऑप्शन को सिलेक्ट करने में भी उतना ही टाइम लगता है। फिर भी आप में से कुछ लोग ए क्यू लिखेंगे, इसलिए 15 से ज़्यादा 30 सेकंड का वक्त मैंने आपको दे दिया है। टाइम ज़्यादा नहीं होता है अपने पास, तो वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देना भी इसका उद्देश्य है। ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाना भी इसका उद्देश्य है और स्थानीय हस्तशिल्प और उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान देना भी इसका उद्देश्य अगर है, तीनों में से तीनों अगर ऑप्शन हमारे हैं, तो हमने क्या चुनना चाहिए? हमको चुनना है उपरोक्त में से एक से अधिक ऑप्शन भैया इसके सही होने वाले हैं। डी आंसर मैक्सिमम लोगों ने 99.9% लोगों ने मैक्सिमम आंसर दिया है डी। आगे बढ़ते हैं। सोलीगा जनजाति किस टाइगर रिजर्व में केंद्रित है? हमने अभी जगह नहीं पूछी है, हमने राज्य नहीं पूछा है, सीधा हमने पूछ लिया टाइगर रिजर्व। कौन सा टाइगर रिजर्व में सोलीगा जनजाति केंद्रित है? इंपॉर्टेंट है, आपको समय मिलेगा चलिए सोचने के लिए 15 सेकंड। 15 सेकंड में जितना सोचना है उतना सोच लीजिए। कौन सा टाइगर रिजर्व, कौन से बाघ को संरक्षण करने वाला टाइगर रिजर्व है, कहाँ पे है? ओके, 15 सेकंड का वक्त आपका हो चुका है खत्म। अगर आपने इसका आंसर दिया है बीआरटी टाइगर रिजर्व कर्नाटक। और ये भी क्वेश्चन आज देखिए, इसमें और एक क्वेश्चन बनता है, छोटा सा क्वेश्चन दूसरा वाला, कि ये जो बीआरटी टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में है, केरल में है या फिर कर्नाटक में? तो ये कर्नाटक भी यहाँ पे हमारा आज कीवर्ड बन सकता है। तो सोलीगा जनजाति जो टाइगर रिजर्व, हमने तो पता चला लिया कि बीआरटी टाइगर रिजर्व में है, तो याद रखे बीआरटी टाइगर रिजर्व जो है ना, बीआरटी टाइगर रिजर्व कौन सा स्टेट में है, ये भी यहाँ पे क्वेश्चन बनता है। आईएमपी याद रखे, कर्नाटका, KARNATEKA, कर्नाटका। आपने मैंने जो आपको क्वेश्चन पूछ लिया था, वो बांदीपुर कहाँ पे, चांदीपुर कौन से स्टेट में है, आपने दिया था उसका आंसर। चांदीपुर, चांदीपुर उड्डान परीक्षण क्षेत्र हमारे भारत का, वो कौन से स्टेट में है, इसका आंसर आपने दिया था क्या? ओके, ओके, वेरी गुड। यस, अगर ये जानदार सेशन चल रहा है, अगर आप इसको इसका आनंद ले रहे हो, तो इसको क्या करेंगे, इसको आप लाइक और शेयर करना ना भूले। ओडिशा, वेरी गुड, सबने मैंने याद दिला दी, ये याद दिलाते जाइए। तो ओडिशा स्टेट में वो चांदीपुर हमारा क्या है, लॉन्चिंग पैड है। और ये जो बियर टाइगर रिजर्व है, ये कहाँ पे है, कर्नाटक में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोलिगा जनजाति की परंपरागत कृषि प्रणाली क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट है। परंपरागत कृषि ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है। जनरली ऐसे क्वेश्चन ज्योग्राफी के क्वेश्चन में आते हैं। खेती का प्रकार पूछ लिया जाता है। सोलिगा जनजाति की परंपरागत कृषि प्रणाली क्या है? आपका समय शुरू कर देता हूं मैं अभी। 15 सेकंड का वक्त ले लीजिए, चाय पी लीजिए, फ्रेश हो जाइए और इसका आंसर दे दीजिए। स्थायी कृषि है, ज़ूम खेती है, जल संरक्षण कृषि है या फिर कौन सी कृषि है? ओके, आपका समय खत्म होता है अभी, 15 सेकंड तो चले गए। अगर आपने इसका आंसर दिया है ज़ूम खेती, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, तो अगर आपने ये आंसर दिया तो आपका सही है, ज़ूम खेती आपका आंसर है। कांग्रेचुलेशन, ये भी आपका सही है। आगे बढ़ते हैं। लखपति दीदी योजना का उद्देश्य बता दीजिए हमको। लखपति दीदी योजना का उद्देश्य, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ लखपति दीदी स्कीम? आपको समय दे देते 15 सेकंड का, अगर चाहे तो थोड़ा-सा और भी बढ़ा देंगे। ध्यान से पढ़िए, इसका आंसर आपको देना है। लखपति दीदी योजना का उद्देश्य, 15 नहीं ज़्यादा सेकंड ले लीजिए, लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि ट्विस्टिंग क्वेश्चन हो सकता है, आपको झांसे में लेने वाला ये क्वेश्चन हो सकता है। हुँ। चलो 15 से ज़्यादा सेकंड हो गई है, जाग जाइए, चैन से सोना है तो जाग जाइए, ऐसे कहा जाता है। ओके? लखपति दीदी, बहुत समय आपको मिल रहा है और मिलना क्यों नहीं चाहिए, आपको इस समय की ज़रूरत होती है। लंबा-चौड़ा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, समय खत्म कर देते। देखिए, ग्रामीण महिला को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना, चलेगा। महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना, ये भी चलेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना, ये भी इसका आंसर होने के चांसेस होते हैं। ओके? बहुत ही थोड़ा-सा वाइड है। ओके, चलिए, चलिए, तो ये हो गया हमारा आंसर और उपरोक्त में से एक से अधिक इसके आंसर होने के चांसेस है और है ही। ओके, चलिए अगली योजना आगे बढ़ते हैं।
किसवीं अफ्रीकी एशियाई ग्रामीण विकास संगठन आरडो, डीआरडीओ, हमने डीआरडीओ देखे एकदम शुरुआत में डीआरडीओ देखा था। हाँ ठीक है, हमने डीआरडीओ देखा था। अब देखिए यहाँ पे आरडो है, डबल ए आर डी ओ, डीआरडीओ नहीं है, डबल ए आर डी ओ है, डबल ए आर डी ओ। 21वीं अफ्रीकी एशियाई ग्रामीण विकास संगठन, अफ्रीकी एशियाई रूरल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। 21वीं, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? आरडो की जो बैठक हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? 21वीं सम्मेलन हुआ है, पहला हमारा कीवर्ड न्यू दिल्ली। ये आरडो का हुआ है, न्यू दिल्ली में हुआ है, स्थान नई दिल्ली, उद्घाटन भारत के उपराष्ट्रपति। चलिए एक और नाम हमें पता चल गया, पता तो पहले से ही था, हमने रिवीजन कर लिया, ऐसा समझ लीजिए। भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप जी धनखड़ है। आयोजन का उद्देश्य ग्रामीण विकास में सहयोग को बढ़ावा देना। ओके चलिए, दिल्ली में हुआ है, उपराष्ट्रपति जगदीश जी धनखड़ ने किया है, और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए आरडो का परिचय, ये अफ्रीकन एशियन रूरल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ये क्या है? एक स्वायत्त संगठन है, और इसके सदस्य देश कितने? 30 सदस्य इसके है, सदस्य देश है, देश इसके सदस्य होंगे। सम्मेलन का क्या परिणाम? सदस्य देशों ने ग्रामीण विकास के लिए सहयोग, ग्रामीण विकास इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, किस चीज के लिए आरडो क्या करेगा? रूरल नहीं, इनके नाम में ही ये जो आर है ना, ये आर रूरल का आर, याद रखिए, इसके नाम में ही रूरल है, तो ग्रामीण विकास के लिए योगदान देना नहीं देने का सवाल ही नहीं उठता है। अगर नाम में ही रूरल है तो ये ग्रामीण विकास के लिए ही संस्था होगी। ओके, स्थानीय नवाचार और पारंपरिक ज्ञान के उपयोग पर जोर दिया जाएगा। सतत और समावेशी विकास को प्राथमिकता दी जाएगी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कंटिन्यूअस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्राथमिकता दी जाएगी। उद्योग परामर्श बैठक कौन सी है? इंडस्ट्री कंसल्टेशन मीटिंग, उद्योग परामर्श बैठक 2025 की अध्यक्षता किसने की है? पूछा है, जगह नहीं पूछी, अध्यक्षता पूछी है, सर्बानंद सोनोवाल। देखिए देखिए, केंद्रीय जल मार्ग मंत्री, चौथे मंत्री है आज के हमारे लेक्चर में अटेंडेंस लगाने वाले, कौन से? सर्बानंद सोनोवाल। कौन है? केंद्रीय जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, आज के अपने लेक्चर के अटेंडेंस चौथे मंत्री नंबर 4। इन्होंने अध्यक्षता इसकी की है। संघीय बजट 2025 में समुद्री क्षेत्र से जुड़ी घोषणाओं पर चर्चा की, और समुद्री वृद्धि को बढ़ावा देना इसके उद्देश्य है। ठीक है, सर्बानंद सोनोवाल जी ने क्या किया है? उद्योग परामर्श बैठक, इंडस्ट्री कंसल्टेशन मीटिंग 2025 की अध्यक्षता की है। सर्बानंद सोनोवाल जी केंद्रीय जलमार्ग मंत्री है, और समुद्री क्षेत्र से जुड़ी घोषणाओं पर चर्चा और समुद्री वृद्धि को बढ़ावा देना, इस पे उनका चर्चा हुआ है। और इसका जो स्थान है, कहाँ पे हुई है बैठक? मुंबई में यह बैठक हुई है, याद रहेगा। चलिए, प्रमुख प्रतिभागी कौन होंगे? राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग कंपनियां, पोर्ट ऑपरेटर्स और वित्तीय संस्थान इनमें शामिल हुए। समुद्री क्षेत्र में निवेश और आधुनिकीकरण, चलिए, समुद्री क्षेत्र में निवेश करना है, आधुनिकीकरण को बढ़ावा देना है, रणनीति, उसके लिए रणनीति बनानी है, वैश्विक समुद्री नेतृत्व को मजबूत करने के लिए नई ये वाली पहल है। ओके, इंपॉर्टेंट है। चौथे मंत्री, किसान क्रेडिट कार्ड, ये इंपॉर्टेंट, ये जो चीजें है ना, किसान, हमारे देश के लगभग 70% लोग तो किसान है, 70% लोग खेती पे निर्भर है, तो ये किसान क्रेडिट कार्ड वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत किस उद्देश्य से की गई थी? उद्देश्य बताना है किसान क्रेडिट कार्ड का। किसानों को कृषि इनपुट खरीदने के लिए सस्ती ऋण सुविधा प्रदान करना। ठीक है, क्या खरीदने के लिए? कृषि इनपुट में, कृषि में जो चीजें लगती है वो खरीदने के लिए क्या करना है? किसान क्रेडिट कार्ड का मेन उद्देश्य ऋण, LOAN, कर्जा, कर्जा देना, किसानों को कर्जा देना, ये इसका मेन उद्देश्य है। ओके, तो किसानों को बीज है, उर्वरक है, कीटनाशक है, फसल उत्पादन और कृषि गतिविधियों के लिए सस्ती कार्यशील पूंजी ऋण उपलब्ध कराना, ये किसान क्रेडिट कार्ड का उद्देश्य है। 2019 में केसीसी को पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन की कार्यशील पूंजी आवश्यकता तक विस्तारित किया गया। पहले ये सिर्फ खेती के लिए होता था, पहले इट वाज फॉर जस्ट एग्रीकल्चर। उसके बाद ये पशुपालन में भी आ गया, डेयरी उद्योग में भी इसके लोन देने लगे, और मत्स्य पालन के लिए भी इससे लोन मिलने लगा है। तो याद रहे, सिर्फ खेती के लिए नहीं है, खेती के साथ पशुपालन, पशुपालन के साथ डेयरी, और इन सब के साथ मत्स्य पालन, मत्स्य मतलब मछली पालन, इसके लिए ये कार्यशील जो पूंजी लगती है उसके लिए भी लोन देने वाले हैं। केसीसी के तहत ऋण सीमा वृद्धि और ब्याज में रियायतें किसानों को वित्तीय रूप से सशक्त बनाएगी। वेरी गुड। यह कदम कृषि उत्पादन, पशुपालन और मत्स्य पालन को बढ़ावा देकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा। क्या करेगा? ये इंपॉर्टेंट है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा, क्योंकि ये किसान, खेती वाले और मत्स्य पालन वाले रहते कहाँ है? शहरों में थोड़ी रहते हैं, गाँव में रहते हैं। चलिए, अब जो पढ़ा है उसका रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। आरडो, आरडो में आर
रूरल याद रहिए। आरडो 2025 का उद्घाटन किसने किया है? 15 सेकंड की जरूरत होगी तो दे देते। नरेंद्र मोदी जी ने किया है कि हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने किया है या फिर अमित शाह जी ने किया है? मछली पालकर क्या होता है सर? मछली पालकर उसको बेचा जाता है और बेचने वालों को पैसे मिलते हैं और उसका क्या होता है? मछली पालन करना मतलब घर में मछली नहीं पालन करना है, मछली टैंक में पालन करना है। तो इसका उद्घाटन किसने किया? अगर आपने इसका आंसर बी दिया होगा तो आपका आंसर है सही। हमारे भारत के उपराष्ट्रपति जगदीश जी, सॉरी जगदीप है, जगदीश नहीं है, जगदीप धनखड़ जी ने इसका क्या किया था? उद्घाटन किया था। अगला क्वेश्चन, आरडो का मुख्य उद्देश्य हमने पूछ लिया। आरडो का मुख्य उद्देश्य पूछ लिया। 15 सेकंड में आंसर बता दीजिए। ग्रामीण विकास में सहयोग बढ़ाना, औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना। केवल जहां भी है ना, मैं इस पर एक बार पक्का चर्चा करने वाला हूँ। केवल अफ्रीकी देशों को सहायता देना। किसी भी एग्जामिनेशन में केवल, सिर्फ ऐसे जो एक्सट्रीम वर्ड्स आते हैं वो क्वेश्चन को जनरली नकारात्मक बना देते हैं, वो कैंसिल कर देते हैं। तो क्या करना है? रूरल, आरडो में आर बताया था मैंने, आरडो में क्या इंपॉर्टेंट है? आरडो में इंपॉर्टेंट क्या है? एक बार देखिए फिर से, आरडो में इंपॉर्टेंट क्या है? आरडो, ARDO, रूरल, सिर्फ रूरल, इसमें कहीं भी औद्योगिक विकास की चर्चा नहीं हुई थी। तो याद रखे हमेशा, आरडो, ARDO, ग्रामीण विकास में सहयोग बढ़ाना ARDO का मुख्य उद्देश्य है। ओके, चलते हैं आगे। आरडो संगठन में कितने देश है? कितने देश हमने पूछ लिया। क्या है इसमें भी? मुझे नहीं लगता कि आपको 15 सेकंड की जरूरत पड़ने वाली है। आरडो संगठन जो है इसमें कितने देश है? आरडो संगठन जवाब बताइए। 10, 20, 30, 50 या इनमें से कुछ नहीं? 10 है? क्यों है 10? आरडो में कितने संगठन है? आरडो में कितने कंट्रीज है? कितने देश है? वेरी गुड। अगर आपने इसका आंसर दिया है 30 तो आपका आंसर है सही। आरडो संगठन में 30 देश होते हैं मतलब है। उद्योग परामर्श बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या था? उद्योग परामर्श बैठक जो मुंबई में हुई थी उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? समुद्री क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देना, औद्योगिक क्षेत्र के लिए नई नीतियां बनाया या फिर बंदरगाहों के आधुनिकीकरण पर चर्चा करना, क्या था? उद्योग परामर्श बैठक, इसका उद्देश्य क्या होना चाहिए? क्या था? ओके, तो उद्योग परामर्श दिखाई दिया आपको? हाँ, अगर आपने सोच लिया होगा, देख लिया आपको, अच्छा आपको लगता है कि बी, अरे भैया उद्योग परामर्श समुद्री क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था। औद्योगिक क्षेत्र के लिए नई नीतियां बनाना और बंदरगाहों और आधुनिकीकरण पर चर्चा हुई थी। इसमें कम से कम ये दो तो हम सही मान सकते हैं। समुद्र से और बंदरगाह से रिलेटेड ये चर्चा थी, इसलिए इसका आंसर बन जाता है दो में से, उपरोक्त में से एक से अधिक इसका आंसर हो जाता है। अगर ये आपने डी आंसर दिया है तो आप कांग्रेचुलेशन, आपका सही है। उद्योग परामर्श बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? उद्योग परामर्श बैठक 2025 कहाँ पर आयोजित की गई थी? कौन से देश में आयोजित की गई थी? हमने पूछा नहीं। कौन से स्टेट में आयोजित की गई थी? नहीं पूछा है। कौन से शहर में? अगर आपने इसका आंसर दिया है मुंबई, महाराष्ट्र में जो है ये दिया है तो आप सही है। कांग्रेचुलेशन, मजा आ रहा है, आनंद ले रहे हो तो ये सेशन लाइक करना है और लाइक करके शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। आगे बढ़ते हैं, चलिए। अगला, किसान क्रेडिट कार्ड योजना का मुख्य उद्देश्य हमने पूछ लिया। किसान क्रेडिट कार्ड जो योजना है वो किसके लिए है? इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या आप बता पाएंगे? चलिए 15 सेकंड दे देते हैं आपको। 15 सेकंड में आपको इसका आंसर बताना है। किसान क्रेडिट कार्ड क्या है इसका उद्देश्य? यस, किसानों को कम ब्याज पर ऋण देना। ऋण तो हमारा कीवर्ड है ही। किसान क्रेडिट कार्ड जहाँ पे आ जाएगा वहां पे ऋण तो आने ही चाहिए। कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना, ये भी है। उर्वरक कीटनाशक खरीदने में मदद करना। वेरी गुड। अगर आपने इस सवाल का जवाब भी अगर आपने डी दिया है तो आप सही है, क्योंकि ऋण देना उद्देश्य है, कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना ये भी उद्देश्य सही हो जाता है, और उर्वरक कीटनाशक खरीदने में मदद करना ये भी उद्देश्य हो जाता है। तो इसका आंसर भी क्या है? डी। वेरी गुड, आप लोग समझदार हो गए हैं, और थैंक यू। क्या, चलिए तो आज ये सेशन यहीं पे हम रोक लेते हैं, यहीं पे रुक जाते हैं, क्योंकि समय हमको इससे ज्यादा बोलने की, बड़बड़ाने की इजाजत नहीं देता है। कल फिर मिलते हैं इसी वक्त 6 बजे टीचिंग परीक्षा के अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तब तक कर लीजिए पढ़ाई और शार्प कर लीजिए अपने हथियारों को। कौन से हथियार? परीक्षा के लिए यूज में आने वाले हथियार। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।